प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, नेट की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इस वजह से क्लासेस भी डिस्टर्ब हो रही है थोड़ा सा। आइए अपने विषय पर बात करें। हम लोग पढ़ रहे थे राज्य की न्यायपालिका के बारे में। देखिए, न्यायपालिका के संदर्भ में पहले भी चर्चा हुई है और बहुत बार बताया गया है कि न्यायपालिका से तात्पर्य उस संस्था से है जो न्याय प्रदान करती है। अब अगर हम भारत के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में बात करें तो उच्चतम न्यायालय को हम मान सकते हैं। ऐसे ही न्यायालय की स्थापना राज्य के संदर्भ में भी की गई है और उसे कहते हैं उच्च न्यायालय। आइए हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, देखेंगे कहां पर क्या है, कैसे हैं और समझने का प्रयास करेंगे। आइए अपने विषय पर बात करें। देखें, राज्य की न्यायपालिका, ये हमारा टॉपिक है। और राज्य की न्यायपालिका के अंतर्गत कौन आते हैं, कैसे क्या है। देखिए, न्यायपालिका का उद्देश्य है न्याय प्रदान करना और राज्य में उच्च न्यायालय राज्य के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में स्थापित किए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय कहां का? राज्य का। यानी राज्य के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई है। इन्हें हम हाई कोर्ट्स के रूप में भी जानते हैं। ये हाई कोर्ट हमारे लगभग सभी राज्यों में है, कुछ राज्य छूटे हुए हैं। देखिए, प्रावधान क्या किया गया था, ध्यान देना। एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन इसी पर क्या हुई व्यवस्था, क्या दी गई? कहा गया 7वें संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम 1956, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा क्या व्यवस्था दी गई कि एक उच्च न्यायालय दो या दो से अधिक राज्यों के लिए, दो से अधिक राज्यों को किसी एक उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत रखा जा सकता है, है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 से ये प्रावधान दिए गए और कहे गए कि एक उच्च न्यायालय दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी कार्य कर सकता है, ये व्यवस्था दी गई। तो अब वर्तमान में ऐसे राज्यों में जो उच्च न्यायालय हैं, वर्तमान उच्च न्यायालयों की संख्या है 25 उच्च न्यायालय वर्तमान में भारत में है। तेलंगाना उच्च न्यायालय हैदराबाद में स्थित है। ये 25 उच्च न्यायालय हैं, लास्ट तेलंगाना रहा और इसके माध्यम से अब वर्तमान संख्या हो गई 25। ये उच्च न्यायालय हमारे देश में कार्य कर रहे हैं, इन्हें ध्यान देना है। देखिए, अब क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, क्या इनका स्थानांतरण संभव है, इनका वेतन क्या होता है, इनकी योग्यताएं, इनकी अहर्ताएं क्या हैं। इन सभी प्रश्नों पर हम लोग बातचीत करेंगे।
आइए कुछ बिंदु हैं उन पर बातचीत करें। जैसे सबसे पहला बिंदु है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति दूसरा बिंदु है अहर्ता। तीसरा बिंदु है वेतन। चौथा बिंदु है स्थानांतरण। पांचवा बिंदु है पदावधि। इन बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं। अब देखिए न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में क्या प्रावधान है। कहा गया है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। लेकिन उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के संदर्भ में, हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में वरिष्ठतम 2 न्यायाधीश के परामर्श के आधार पर नियुक्ति होगी। ये वरिष्ठतम 2 जजेस की बात कहेगी, 2 इसमें पैनल में होने चाहिए और जिसके नाम की रिकमेंडेशन करेंगे, सिफारिश करेंगे, उसी आदमी की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा होगी। देखिए यहां नियुक्ति से क्वेश्चन आते रहे हैं और क्वेश्चन में ये आंसर ज्यादा पूछा जाता है, डीप स्टडी पे नहीं जाते हैं वो, और कहते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। देखिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन दोनों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। जब भी कभी क्वेश्चन आता है तो ये उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में कलेजियम वाली बात आती है, तो आप याद रखिएगा। यानी 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है कलेजियम, और इस कलेजियम के परामर्श को ही आगे बढ़ाते हैं मुख्य न्यायमूर्ति उच्चतम न्यायालय के, और उसी के आधार पर चीजें होती हैं। जय हिंद मेरे भाई, जय हिंद। आइए आगे देखें। तो हम लोगों ने यहाँ देखा कि कलेजियम सुप्रीम कोर्ट में है और यहाँ 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द हाई कोर्ट हैं, उनका परामर्श इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनकी अहर्ताओं के संदर्भ में अगर हम बात करें, अहर्ता क्या है, तो अहर्ता के बारे में आपको बताएं कि यहाँ पर 2 अहर्ताएं हैं वास्तविकता में देखी जाए। यानी अहर्ता कि कौन सा व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के योग्य है। अब ये पहला पॉइंट तो यह है कि वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। पहली अहर्ता तो यही है। दूसरी अहर्ता है कि वह न्यायिक सेवा में 10 वर्ष तक कार्यरत रहा हो अथवा किसी उच्च न्यायालय या किन्हीं उच्च न्यायालयों में किन्हीं उच्च न्यायालयों में 10 वर्ष तक लगातार अधिवक्ता
के रूप में कार्य कर चुका हो। इन दोनों योग्यताओं में से क्वेश्चन ध्यान रखना है, कहीं गलत ना होने पावे। यानी न्यायिक सेवा में 10 वर्ष तक रहा हो, या किसी उच्च न्यायालय या किन्हीं उच्च न्यायालयों में 10 वर्ष तक उसने वकालत की हो, अधिवक्ता रहा हो, लगातार रहा हो, ब्रेक कर करके रहेगा तो नहीं माना जाएगा। तो इन दोनों योग्यताओं को ध्यान रखना है। और भारत का नागरिक हो तो बहुत इंपॉर्टेंट और मेन ये चीज है कि नहीं, कोई विदेशी नहीं बन सकता। तो ये इनका अहर्ता है। देखिए अहर्ताएं पूरी हैं। पैनल, 2 जजेस के पैनल ने रिकमेंड कर दिया, मुख्य न्यायाधीश ने ऊपर खबर पहुंचा दी, इसके बाद में राष्ट्रपति महोदय ने उनको नियुक्त कर दिया। एक प्रोसेस है, लेकिन अहर्ता ये होनी आवश्यक है, तभी आगे की प्रक्रिया हो पाएगी। तो अहर्ताएं अगर धारण करता है कोई व्यक्ति, अब न्यायिक सेवा में जाने का क्या कॉन्सेप्ट है? जैसे कोई आदमी पीसीएस से भर्ती होता है, पीसीएस आपने पढ़ा होगा, पीसीएस तो यहां जब जाते हैं तो सिविल जज जूनियर डिवीजन ये बने, फिर इसके बाद में आगे गए सीनियर डिवीजन बने, फिर और आगे गए तो ये सीजीएम आ गया, फिर और आगे गए तो असिस्टेंट सेशन जज आ गया, फिर आ गया एडिशनल सेशन जज और फिर सेशन जज। यानी यहां से इतनी लंबाई इसने तय करी और ये जज जो है ऊपर यहां तक पहुंचे। तो यहाँ यानी ये डिस्ट्रिक्ट जज के इक्विवेलेंट पद होता है। क्रिमिनल का मैटर होता है तो डिस्ट्रिक्ट जज और ये दोनों एक ही पद माने जाते हैं। जब वो क्रिमिनल मैटर देखते हैं तो वो सेशन जज कहलाते हैं, और जब सिविल मैटर देखते हैं तो वो आपके डिस्ट्रिक्ट जज कहलाते हैं। इसीलिए इसका नाम जिला एवं सत्र न्यायालय होता है। तो ये इतना लंबा इनका प्रमोशन हुआ, जब यहाँ पहुंचेंगे तो ये फिर इतना लंबे समय में 10 वर्ष का समय तो इनका माना ही जाएगा। तो ये यहाँ के बाद अगला प्रमोशन इनका हाई कोर्ट होगा। इसी बात को अगर हम दूसरे क्राइटेरिया में देखें तो दूसरा तरीका एक और है जो न्यायिक सेवा से जाने का है। दूसरा तरीका क्या है? वो एचजेएस से है। एचजेएस हायर जुडिशियल सर्विसेज हैं। 35 ईयर न्यूनतम होना चाहिए और 7 ईयर्स की प्रैक्टिस होना चाहिए एडवोकेट के रूप में। ये एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बनेंगे। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बनेंगे। अगला प्रमोशन हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट जज और फिर ये चले जाएंगे हाई कोर्ट। यानी इनके लिए कम समय है। ये न्यायिक सेवा में इन्होंने टाइम दिया तो ये 10 साल इनका होते होते तक ये पहुंचेंगे यहाँ पर, और 10 साल बाद सीधे हाई कोर्ट पहुंच जाएंगे। तो एक प्रोसेस ये है। यानी पीसीएस के माध्यम से जाएंगे तो लंबा समय लगेगा, बहुत कम टाइम बचेगा। यहाँ से जाएंगे थोड़ा ज़्यादा समय रहेगा। हालांकि हाई कोर्ट में अपना एक 60-40 का परसेंटेज बना हुआ है कि 60% और 40% ऐसा बना हुआ है कि डायरेक्ट आते हैं, और ये इनडायरेक्ट माने जो डिपार्टमेंटल तरीके से आते हैं, जज होने के बाद प्रमोशन पा के जाते हैं, ऐसे लोगों के बारे में है। तो ये थी आपकी अहर्ताएं और ये थी प्रोसेस कैसे हाई कोर्ट में जज बना जाता है। इसे आप ध्यान रखिएगा। सर स्क्रीन ब्लैक कर दीजिए, नहीं सही नहीं दिखेगा। ओके ठीक है, हम आपकी बात को ध्यान रखते हैं, स्क्रीन को ब्लैक कर देते हैं। जैसा आप कहेंगे वो बात की जाएगी। कहाँ से स्क्रीन ब्लैक होती है हम इसको देखते हैं। ये वेतन है, और यहां से जो क्वेश्चन आता है, वेतन इनको राज्य की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको गौर करिएगा कि इनको जो ये इनका वेतन है, ये वेतन राज्य की संचित निधि से प्राप्त होता है। ये ध्यान रखने की बात है कि वेतन राज्य की संचित निधि से प्राप्त होता है, जबकि इनकी पेंशन
अगर हम पेंशन की बात करें तो इनकी पेंशन भारत की संचित निधि से आती है। भारत की संचित निधि से भारत की संचित निधि से इनको पेंशन प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको कि वेतन कहां से आता है। वेतन की जब बात करेंगे तो ये वेतन आता है राज्य की संचित निधि से, और जब पेंशन की बात करेंगे तो पेंशन आती है भारत की संचित निधि से। इन दोनों बिंदुओं को ध्यान रखिएगा। तो शायद आप तक बातें पहुंच रही होंगी, आप समझ रहे होंगे। स्वास्थ्य सही नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों की क्लास एक दो दिन से वंचित हो रही थी, इसलिए क्लास लेना अति आवश्यक था। और ये देखें यहाँ पर, हाँ ठीक है, आप समझ रहे हैं, इंडिया की संचित निधि, भारत की संचित निधि, ठीक है, दिख रहा है आपको। थोड़ा वॉइस बढ़ा दीजिए। ठीक है, बढ़ाते हैं वॉइस, बढ़ाओ भाई, वॉइस बढ़ाओ। तो ये इस तरह से हमने देखा यहाँ पर। अब इसी क्रम में हम लोग और आगे बात करने चल रहे हैं कि इनका वेतन हो गया, इनके बारे में और चर्चा करेंगे हम लोग कि इनका स्थानांतरण हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। देखिए, स्थानांतरण का मतलब होता है ट्रांसफर। चूंकि एक संवैधानिक पद है तो ध्यान रखने की आवश्यकता है कि संवैधानिक पद पर बहुत ज्यादा दखलंदाजी करना उचित नहीं होता है। और इनको जहाँ के, सपोज करिए कोई अगर न्यायाधीश रहा है तो किसी राज्य विशेष से आया होगा, तभी न्यायाधीश उच्च न्यायालय में पहुंचा है। और अगर वो वकील रहा है तो किसी उच्च न्यायालय, किसी राज्य का उच्च न्यायालय का रहा है, तो उसका एक अपना लेवल है, एक स्टैंडर्ड है, और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो सब कुछ जो है न्याय हित में करेंगे। सारे सामाजिक संबंधों को और सारी सरोकारों को अवॉइड करने के बाद ही कुछ कार्य करेंगे। तो ऐसी स्थिति में इनके कार्य को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और गरिमापूर्ण कार्य माना जाता है। यहां पर कहा गया है कि इनका स्थानांतरण कैसे होता है। स्थानांतरण के बारे में ध्यान देंगे। ट्रांसफर, स्थानांतरण, देखिए स्थानांतरण बहुत आवश्यक है। अगर कहीं ये महसूस होता है कि न्याय हित में ये जरूरी है, न्याय हित, अगर ऐसा करना जरूरी है तो ट्रांसफर किया जाता है। ट्रांसफर जब भी किया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा स्थानांतरण किया जाता है, किया जाता है। अब जो राष्ट्रपति का ये जो मुख्य न्यायाधीश का परामर्श है, ये मुख्य न्यायाधीश का परामर्श अकेले उसका परामर्श नहीं होता है, 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का परामर्श होता है। परामर्श होता है। ये जो बात बताई गई है, ये बताई गई है उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश के स्थानांतरण के लिए अगर किसी राज्य के मुख्य न्यायाधीश का स्थानांतरण किया जाना आवश्यक है तो उस राज्य के, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद ही राष्ट्रपति महोदय उसका ट्रांसफर करेंगे। और जब ये परामर्श करेंगे तो इस समय ये परामर्श 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश के परामर्श से आएगा। इनसे जब बात हो जाएगी तभी मुख्य न्यायाधीश इनको परामर्श करेंगे और मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति स्थानांतरण करेंगे। ये प्रोसेस है। अगर यही बात हम किसी न्यायाधीश के संदर्भ में करें कि अगर न्यायाधीश हाई कोर्ट का न्यायाधीश है, उनके लिए क्या होगा, क्योंकि ये तो चीफ जस्टिस हो गए हाई कोर्ट के, ये हो गए चीफ जस्टिस।
हाई कोर्ट, और ये है सामान्य ढंग से दूसरे न्यायाधीश, उनके बारे में क्या होगा। तो प्रोसेस यही है, मुख्य न्यायाधीश से परामर्श होगा और इसके साथ साथ जिस राज्य में ट्रांसफर हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, जहां जा रहे हैं वहां के मुख्य न्यायाधीश से और जहां से जा रहे हैं, जहां से जा रहे हैं वहां के मुख्य न्यायाधीश से। यानी जहां ट्रांसफर हुआ है वहां के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श होगा कि हम आपके यहां इनका ट्रांसफर कर रहे हैं, और जहां से जा रहे हैं उस जगह से, वहां भी बात, तो वहां के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श होने के बाद ही राष्ट्रपति महोदय उसका ट्रांसफर करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। देखिए, स्थानांतरण एक कहीं ना कहीं नेगेटिविटी पैदा करता है। अगर किसी व्यक्ति को जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है और उसे आप चीफ जस्टिस बना के किसी हाई कोर्ट में भेज रहे हो और स्थानांतरण हो रहा है, तो आदमी को लगता है कि मेरा प्रमोशन हुआ है। लेकिन अगर किसी आदमी को जो जज है और अपने कर्तव्यों का पूरा निर्धारण कर रहा है, पूरी ध्यान रख रहा है, और किसी वजह से आप उसका स्थानांतरण कर रहे हो, तो ये एक बड़ा मुद्दा बन जाता है कि भाई ऐसी क्या बात है, इतने बड़े संवैधानिक पोस्ट पर रहते हुए आपने ऐसा क्यों उनके बारे में सोचा। तो ऐसी स्थिति में भारत के राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना होता है। मुख्य न्यायाधीश वरिष्ठतम जजेस के 4 जजेस के माध्यम से परामर्श का जवाब देते हैं, और उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श होना होता है जहां उसको भेजा जा रहा है, और जिस राज्य से वो जा रहा है वहां के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श होता है, तभी स्थानांतरण हो पाता है। ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ध्यान रखना है। कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं तो बनना चाहिए आपको। अब अगला चरण है पदावधि। हम लोग पदावधि पर बात करेंगे। देखिए, पदावधि क्या है, सामान्य ढंग से तो 62 साल बताई गई है। आप जानते हो कि 62 ईयर्स तक जो भी जस्टिस हैं वो पद पर रहेंगे। इससे पूर्व भी वो क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। त्यागपत्र दे सकते हैं, और राष्ट्रपति जैसे ही उनका त्यागपत्र स्वीकार करेगा वो पद से हटे हुए माने जाएंगे। ये 62 वर्ष और राष्ट्रपति को त्यागपत्र एक सामान्य ढंग से आपको जानकारी है। इसके अलावा भी एक प्रोसेस है जो चर्चा करना चाहिए आपसे, ध्यान दीजिएगा। एक प्रोसेस है जिसमें कहा गया है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश को उसके पद से उस प्रक्रिया के द्वारा पद से हटाया जा सकता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए अनुच्छेद 124 खंड 4 में बताई गई है। यानी 124 खंड 4 में जो 2 आधार दिए गए हैं, साबित कदाचार या असमर्थता। साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ही उनको पद से हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटा सकते हैं। ये 2 बिंदु हैं। ये है पहला बिंदु, साबित कदाचार या असमर्थता।
दूसरा है दोनों हैं ये, और 124 खंड 4 में जो प्रक्रिया बताई गई उसके द्वारा हटाया जा सकता है। यह प्रश्न आता है तो ये भी होता है कि जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए बताई गई उसके आधार पर भी हटाया जा सकता है। तो प्रोसेस यही है। आज हमने आपसे चर्चा की उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में और बहुत सारी बातें बताने का प्रयास किया। आप इसे तैयार कर लें। कल मैं उच्चतम न्यायालय की शक्तियों के संदर्भ में चर्चा करूंगा और ढेर सारी बातों को आपको उसमें बताने का प्रयास करूंगा। धीरे धीरे करके सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है और अब काफ़ी चीज़ें गड़बड़ है, लेकिन फिर भी आप क्लास कंटिन्यू करूँगा। तो जो जो बताया जा रहा है उसे फॉलोअप करते रहें और जहाँ भी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनका समाधान भी किया जा रहा है। तो आप पहले क्लास कंटिन्यू करें, अपनी क्लास को देखें, क्वालिटी के बारे में और चीज़ों के बारे में बहुत परेशान ना हो करके पहले पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि जो चीज़ आवश्यक है वो बहुत ज़रूरी है कि हम कर ले जाएं। तो आज मैंने आपको न्यायाधीशों की नियुक्ति, अर्हता, वेतन, स्थानांतरण, पदावधि के बारे में बताया। कल मेरी चर्चा होगी न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में, न्यायालय की क्या शक्तियां हैं, और साथ ही साथ अधीनस्थ न्यायालय के संदर्भ में बात करूंगा, जिला एवं सत्र न्यायालय के बारे में कि उनके क्या अधिकार और शक्तियां हैं। साथ साथ अन्य न्यायालयों की भी चर्चा कल करूंगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। मेरी क्लास 6:20 के बाद ही होगी, उसी अनुसार मैं क्लास को कंटिन्यू करूंगा। तो आप सभी लोग बने रहिए, चीज़ों को देखते रहिए, अपना ख्याल रखें, सकुशल रहें, पढ़ाई करते रहें और हम आपके साथ हैं। निश्चित रूप से आप सफल होंगे। बहुत समय है, घबराने की आवश्यकता नहीं है और सब कुछ आप करेंगे और सब कुछ आपके साथ होगा। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।